नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली न्यूज एनालिसिस के साथ हम लोग यूपीएससी प्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस और डेली मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाते हैं, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज खबरें क्या है आपके लिए। इसमें एक बड़ी खबर है, नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में उन्होंने वाराणसी का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने अपने स्पीच में, अपने भाषण में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई, जिसमें उन्होंने वहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा किया और बोला कि हमको लगातार तीसरी बार जिताने के लिए इस जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, इस जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि का जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है उसको भी जो है शुरू किया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि 2024 का जो लोकसभा वर्डिंग, जो 2014 का लोकसभा का चुनाव है, जो उसका रिजल्ट है वो अनप्रेसिडेंटेड है और भारत ने जो है एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरा आर्टिकल है, चाइना के पास 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हो गए हैं, सिपरी की रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है। ठीक है, तीसरा आर्टिकल है नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स, या जिसको आप राष्ट्रीय महिला आयोग बोलते हैं। ठीक है, इसके रिपोर्ट में बताया गया है कि तकरीबन 12,600 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं महिलाओं के खिलाफ, जो भी उनके खिलाफ जो वायलेंस हुआ है, जो भी शोषण हुआ है उसके संबंध में। ठीक है, दूसरा, वाई डू क्लाउड्स यूजुअली अपीयर वाइट बट लुक ग्रे व्हेन दे आर गोइंग टू रेन, मतलब जब बारिश होने वाली है होती है तो आखिर क्लाउड्स का जो कलर होता है वो ग्रे क्यों हो जाता है। ये एक आर्टिकल छपा है, साइंस से रिलेटेड है। और पांचवा आर्टिकल है EH5N1 इन्फ्लुएंजा के, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। इसमें ऐसी एक स्टडी है कि क्या ये ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अब ये कैटल से जो है ह्यूमन की तरफ इसका एक प्रकार से ट्रांसमिशन हो चुका है। पहले ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी हाल ही में बहुत सारी दुनिया भर के देशों में, खास करके नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट्स में, मैक्सिकन देश में ऐसा देखा गया है कि ये जो वायरस है ये कैटल मतलब पशुओं से ट्रांसफर, एनिमल से ट्रांसफर होकर के चला जा रहा है किसमें, ह्यूमंस में। तो एक बड़ी समस्या है और आगे आने वाले वर्षों में और भी बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहले आर्टिकल में बताया गया है कि मिस्टर मोदी ने पहली विजिट किया 2024 के इलेक्शन के बाद अपने वाराणसी कंस्टिट्यूएंसी में, जहां पर वो दोबारा इलेक्ट हुए और लगातार तीसरी बार वो वहां से जीते। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया, तकरीबन 9.26 करोड़ फार्मर्स के लिए। कौन सी निधि है वो? किसान पीएम सम्मान योजना या पीएम सम्मान स्कीम के थ्रू उन्होंने ये पैसे निकाले। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने ये भी बोला कि बहुत ये रेयर चीज है, बहुत मुश्किल होता है ऐसा कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट लगातार तीसरी बार चुनकर आए, काफी मुश्किल है, काफी रेयर है। ठीक है, लेकिन भारत की जो जनता है उसने ऐसा किया, भारत की जनता की वजह से ऐसा पॉसिबल हो चुका। और ऐसा कब हुआ था? ऐसा 60 साल पहले हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया था। ठीक है, और मोदी ने यह भी कहा कि हम लोग जो है फार्मर्स को कंसीडर करते हैं, महिलाओं को भी, उनके ऊपर भी ध्यान है, और यहाँ की जो जनता है, खास करके जो युवा वर्ग है और जो गरीब तबके के लोग हैं, ये क्योंकि हमारी विकसित भारत जो संकल्पना है, विकसित भारत एक योजना है, उसके ये महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। तो हम जो भी डिसीजन लेंगे, हम जो भी निर्णय, जो भी पॉलिसी बनाएंगे, उसमें इन लोगों को, खास करके फार्मर्स और पुअर्स को जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा मामला है। अब थोड़ा सा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में, ये जो आपने पूरा एडवर्टाइज देखा कि कल 18 जून को जो है मोदी जी वाराणसी गए और उन्होंने इसके संबंध में 20,000 करोड़ रुपए जो है उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो किस्त है उन्होंने ट्रांसफर की। उन्होंने इसके लिए योजना बनाई, सॉरी फंड जारी किया, कितने का? 20,000 करोड़ का। ठीक है, तकरीबन 9.26 जो है फार्मर्स के लिए ये व्यवस्था इन्होंने जारी की। ठीक है, 9.26 करोड़ फार्मर्स थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा सा इस योजना के बारे में समझते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है
वो एक सेंट्रल सेक्टर की योजना है, ठीक है, केंद्रीय सेक्टर की योजना, जो कि एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है। मतलब कि फार्मर्स के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर होगा, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। वो भी किसके बैंक अकाउंट में? पैसा जो है वो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगा, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, दूसरी चीज समझिएगा, एक प्रकार की सब्सिडियरी बेनिफिट होती है, उनको थोड़ा सा उनको मदद हो जाएगी उनकी लाइफ में, खास करके जो किसान है उनके बड़े पैसे की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए अगर 6,000 रुपये उनको एक साल में मिल रहा है तो उनकी थोड़ी बहुत मदद तो हो ही जानी है। इसको 3 किस्तों में दिया जाता है, 4-4 महीने के अंतराल पर। ठीक है, 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में इसको, 3 किस्त में इसको दिया जाता है, और टोटल कितने, 2-2 हज़ार एक किस्त में जाते हैं, तो टोटल 6,000 रुपये जो है दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो परिवार होता है खासकर किसानों का, उसमें जो 2 हेक्टेयर की जमीन तक रहता है, और ये उनकी एक कैपेसिटी है कि कितना उनके पास जमीन है, तकरीबन 2 हेक्टेयर तक की। ठीक है, और इनको 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये करके इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए समझिए ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। जो पीएम किसान सम्मान निधि, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो तो है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके इनकम में इजाफा किया जाए, उनका जो इनकम है, उनकी जो आय है उसको बढ़ाया जाए। दूसरी चीज, और सरकार ने क्या किया है, ये न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो डिजाइन किया है, इससे क्या होगा, इससे जो इनकम होगी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की, उस इनकम को बढ़ाने में बड़ा मदद मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन, ठीक है, उसको बढ़ावा देने में बहुत मददगार साबित हो सकती है पीएम किसान स्कीम। ठीक है, खास करके ये क्या करेगी, हम ये एड्रेस करेगी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है खास करके स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स की, उनको जो उनके सामान होते हैं खास करके एग्रीकल्चर के लिए, जो भी उनको साधन, जो इंस्ट्रूमेंट खरीदने होते हैं, उसको खरीदने के लिए ये पैसा बहुत उनके लिए जरूरी योगदान देता है। जैसे कि क्रॉप के हेल्थ को बनाए रखने के, फसलों का जो स्वास्थ्य है उसके लिए, जैसे कि क्या कहते हैं, बीज हो गया या उर्वरक हो गए, इन सब चीजों को खरीदी के लिए क्या होती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो 6,000 रुपये जो आपके मतलब अकाउंट में आ रहे हैं, उससे आप उसको खरीद सकते हैं। और दूसरा हो गया आपका इंश्योरिंग सस्टेनेबल फार्मिंग इनकम, जो सतत कृषि है उसका जो आय होती है वो बनाए रखने में पीएम किसान निधि योजना जो है वो काफी कारगर साबित हो सकती है। ठीक है, और चूंकि किसान जो होते हैं उनको पैसे लेने की जरूरत पड़ जाती है, अक्सर उधार ले लेते हैं और उस उधार के बोझ के तले दब जाते हैं बेचारे। तो ऐसे उधार को कम करने के लिए भी ये जो पैसे हैं ये काफी मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये पैसे बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी जहां कुछ नहीं वहां तो 6,000 रुपये काफी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मामला आपका है। अब गाइडलाइंस दी गई हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ऐसे लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हों, संवैधानिक पद धारण करते हों, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, गवर्नर हो गए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, लोकसभा स्पीकर हो गए, बहुत सारे जितने भी संवैधानिक पद, मतलब जो भी संविधान में दिए गए पद हैं, ऐसे पदों पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा, वो इसके लाभार्थी नहीं है। ऐसे लोग जो कि पहले के मिनिस्टर रह चुके हैं या स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं या फिर अभी मिनिस्टर हैं, वो भी इसमें नहीं शामिल है। फार्मर और प्रेजेंट मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले या अभी के मेंबर, या राज्यसभा के पहले के या अभी के मेंबर, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाओं के सदस्य, फार्मर और प्रेजेंट मेयर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर होते हैं, ठीक है, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और जो चेयरपर्सन होंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, जिला पंचायत के जो चेयरपर्सन, चाहे अभी के हों चाहे पहले के, उनको भी इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। या कोई भी ऐसा सर्विंग, मतलब काम कर रहा हो, सरकारी अफसर हो या रिटायर हो चुका हो, चाहे वो सेंट्रल के अंतर्गत काम कर रहा हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो भी इसके अंतर्गत
नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये क्या है, इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, इसमें क्या है, 6,000 पर ईयर, 100% आधार ऑथेंटिकेशन होगा, 100% फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अराउंड 10 करोड़ फार्मर्स बेनिफिटेड आउट ऑफ 12 करोड़ फार्मर टारगेटेड, मतलब 12 करोड़ का टारगेट था, 10 करोड़ पूरा हो चुका है। फार्मर फ्री टू रजिस्टर हिमसेल्फ थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, सीएससी जिसको आप बोलते हैं। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर वैलिडेशन प्रोसेस, एसएमएस अलर्ट मैकेनिज्म ऑन सक्सेसफुल पेमेंट, जब पैसा हो जाता है तो आपके पास मैसेज आता है। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। अब मिनिस्ट्री जो हैं, ऑफिसेज हैं, उसके जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे लोग, ऐसे रिटायर्ड पेंशनर जो एक महीने में 10,000 रुपए या उससे अधिक पैसा प्राप्त कर रहे हैं, वो भी इस कैटेगरी के बाहर होंगे। ऐसे लोग जो कि अपना इनकम टैक्स पिछले असेसमेंट में इन्होंने दिया था, ठीक है, वो भी इसके अंतर्गत एलिजिबल नहीं है। ऐसे प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट, ये सब क्या है, रजिस्टर्ड विद प्रोफेशनल बॉडीज, ये सब जो है इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये इसके अंतर्गत बेनिफिशियरी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगला आर्टिकल इसमें बताया गया है कि चाइना जो है उसके पास 500 न्यूक्लियर वार हेड्स हो गए हैं, सिप्री की रिपोर्ट बताती है। और भारत का जो परमाणु हथियार है उसकी जो संख्या है वो तकरीबन पहुंच चुकी है 172 तक, और ये पाकिस्तान के 170 के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, फिर अब चाइना की अगर बात कर लें, जहां पर भारत 172 पर खड़ा है और पाकिस्तान 170 पर है, वहीं पर अगर इसकी संख्या को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो चाइना कहां पर मिलेगा आपको, चाइना आपको 500 से ज्यादा परमाणु हथियारों के साथ टॉप पर मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें बहुत सारे चीजों पर मतलब जो भी इनके पास परमाणु हथियार है चाइना के पास, वो हाई ऑपरेशनल अलर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार इनको हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा गया है। और जो ये स्वीडिश थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी को हम शॉर्टकट में सिप्री बोलते हैं, सिप्री ही ऐसे रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत चाइना के कुछ ऐसे परमाणु हथियार है जिनको हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो कि खतरा बन सकते हैं उनके आसपास के देशों के लिए। ठीक है, और सिप्री ने यह भी नोट किया कि जो इंडिया है वो अपनी ताकत जो है समुद्र के अंदर भी अपनी ताकत को भारत जो है बढ़ा रहा है, खास करके न्यूक्लियर ट्रायड बढ़ा रहा है। ठीक है, और क्या क्या डेवलप कर रहा है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की भी डेवलपमेंट भारत के द्वारा की जा रही है। भारत जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उसको भी डेवलप कर रहा है, जो कि आसपास के क्षेत्र के लिए उसके भारत की सामरिक शक्ति को मजबूत करने में बहुत मदद कर सकता है। ठीक है, अब समझिए, भारत जो है, भारत का जो थर्ड एसएसबीएन है, एसएसबीएन का क्या मतलब होता है, ए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कैरिंग बैलिस्टिक मिसाइल आर्म विद न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब एक ऐसी सबमरीन जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल हो और न्यूक्लियर वेपन के साथ, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वेपन के साथ तैयार हो, इसी को हम बोलते हैं एसएसबीएन। ये भी भारत जो है अभी जल्दी ही इसने क्या किया है, नवंबर 2021 में भारत ने ऐसी एसएसबीएन जो है लॉन्च की है। ये काफी अच्छी बात है भारत के लिए, भारत की जो रणनीतिक शक्ति है, रणनीतिक ताकत है, वो बढ़ रही है। और ए फोर्थ इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब जो चौथी है वो अभी बन रही है और 2024 तक क्या हो जाएगी, लॉन्च कर दी जाएगी। ये सारी सबमरीन जो है ये सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बहुत बड़ी हैं ये, मतलब समझिएगा कि इनकी जो मतलब इनका जो अपना दायरा है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर हम सेटेलाइट इमेजरी से देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर ज़्यादा बड़ी हैं। ठीक है, और अगर सिपरी ईयरबुक के हिसाब से देखें तो भी आप इसको समझ सकते हैं, ये बड़ी है। और एसएसबीएन अरिघाट जो है वो लॉन्च हुई कब, नवंबर 2017 में, और एडवांस सी ट्रायल में कब चली गई है, 2021-22 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसमें ये कब कमीशन होगी, ये भारत में मतलब इंडियन नेवी को अभी सौंपी नहीं गई है, कब सौंपी जाएगी, ये 2024 तक भारत को, भारत की इंडियन नेवी जो है, नौसेना जो है उसको सौंप दी जाएगी। कौन, अरिघाट। ठीक है, एसएसबीएन अरिघाट जो है काफी रणनीतिक शक्ति प्रदान करता है भारत को। ठीक है,
अब थोड़ा सा सिप्री के बारे में समझ लीजिए। सिप्री, जिसको हम बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका जो मेन वाक्य है द इंडिपेंडेंट रिसोर्स ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी, ठीक है। अब सिप्री के बारे में बातचीत करें तो इसका नाम तो आपने सुन लिया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यह एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट आर्नामेंट, मतलब कि दुनिया भर में जो भी जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, जहां जहां भी शस्त्रीकरण हो रहा है या शस्त्र है, आर्म्स कंट्रोल मतलब शस्त्रों पर नियंत्रण, निशस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट, ठीक है। इन सब चीजों पर क्या करती है, रिसर्च करती है। इसका मेन काम क्या है, रिसर्च करना कॉन्फ्लिक्ट पर, शस्त्रों के बारे में, शस्त्र नियंत्रण के बारे में, निशस्त्रीकरण के बारे में, इन सब पे यह रिसर्च करती है। और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है। और ये जो सिप्री है ये डेटा प्रोवाइड करता है, एनालिसिस खास करके, या रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन ओपन सोर्सेज, ठीक है। अब ये समझिएगा, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक, इन सभी लोगों के लिए डाटा प्रदान करती है। और किस कहाँ है, ये स्टॉकहोम है, ठीक है। ये स्टॉकहोम में इसकी एक प्रकार से इसका जो स्थान है वो कहाँ है, स्टॉकहोम है, या इसका मुख्यालय ऐसे बोल सकते हैं, ये स्टॉकहोम में है, ठीक है। और इसका एक अपना एक सम्मान है पूरी दुनिया भर में, सिप्री का सम्मान है। ये जो भी रिपोर्ट निकालती है खास करके शस्त्रों के संबंध में, उस पर काफी लोग भरोसा करते हैं क्योंकि ये बहुत ही रेप्यूटेड एक संस्था है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वुमेन का पैनल है, खास करके नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स, जिनको आप एनडब्ल्यूसी बोलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसका एक पैनल होता है। उसने क्या किया है, उसने 12,600 कंप्लेंट जो है 2024 में रिसीव की है, जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के संबंध में ऐसा देखा गया है। और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पहले नंबर पे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, 6,492 शिकायतें यहाँ से मिली। दिल्ली से मिली हैं 1,119 शिकायतें, महाराष्ट्र से 764, बिहार से कितनी मिली हैं 586, मध्य प्रदेश से 516, और हरियाणा से कितनी शिकायतें मिल रही हैं 509, राजस्थान से 409, ठीक है। वेस्ट बंगाल आप देखें तो वहां से 307 शिकायतें हैं, कर्नाटका से आप देखेंगे वहां से कंप्लेंट मिली है 305, और तमिलनाडु से 304, और अदर्स जो है मतलब बाकी जो बचे राज्य हैं वहां से 1337 शिकायतें मिली हैं। अब हमको देखना है कि इन शिकायतों की, इन कंप्लेंट्स की जो है कैटेगरी क्या है। तो सबसे ज्यादा नंबर में जो कंप्लेंट मिली है, 3,567 की संख्या में जो भी कंप्लेंट रिसीव की गई है, उनकी जो कैटेगरी थी वो थी राइट टू डिग्निटी, मतलब गरिमामय जीवन का, या गरिमामय जीवन मतलब कि महिलाओं के सम्मान से संबंधित, उनके सम्मान पर आंच आई ऐसी, जिसमें खास करके हेरासमेंट हुआ, ठीक है। मतलब इसमें डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं शामिल किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा इनका जो हरासमेंट हुआ है वो राइट टू डिग्निटी के अंतर्गत आता है। वो उससे संबंधित 3,567 शिकायतें जो है मिली हैं, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें कितनी मिली, 3,323, ठीक है। आगे देखिएगा, और कंप्लेंट जो है डाउरी हरासमेंट मतलब दहेज हरासमेंट से संबंधित जो है 1963 शिकायतें मिली हैं टोटल। और मोलेस्टेशन का, खास करके मोलेस्टेशन की जो शिकायत है वो है 821 शिकायत। और पुलिस अपैथी अगेंस्ट वुमेन, मतलब जो पुलिस है अक्सर महिलाओं का जो भी शिकायत रहती है उस पर ध्यान नहीं देती है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती, ये इससे संबंधित जो शिकायतें हैं 524 हैं। और जो रेप और अटेम्प्ट टू रेप का जो कंप्लेंट है वो 658 है। तो सोचिए कि कितनी भयावह स्थिति है। दूसरे क्राइम डिटेल्स में देखेंगे कि 495 कंप्लेंट जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट का मिला है। कितना, 495 केस। 339 केस जो है साइबर क्राइम, मतलब फेसबुक पर किसी का पीछा करना, इंस्टाग्राम पे स्टॉकिंग करना, सॉरी, साइबर क्राइम में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि 345 केस किसका है, स्टॉकिंग का, मतलब उसका पीछा करना, कहीं ना कहीं उसके ऊपर निगरानी रखना। और 206 जो कंप्लेंट है वो है ऑनर क्राइम्स, मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज कई बार होता है, उसमें महिलाओं को मार दिया जाता है और मारने की कोशिश की जाती है, ऐसी कंप्लेंट मिली है। और देखा जाए अगर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मणिपुर जो है उसमें लार्ज स्केल पर एथनिक वायलेंस देखा,
और महिलाओं के खिलाफ वुमेन महिलाओं के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर क्राइम देखा गया, तो वहां से केवल 6 कंप्लेंट आई हैं टोटल। आप देखिएगा केवल 6 कंप्लेंट जो है मणिपुर से आपको दिखाई पड़ रही है। दूसरी चीज, ये मामला 2023 का, मतलब 2023 में 2023 से, और इन 2023 टोटल ऑफ 28,811 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वुमेन वेयर रजिस्टर्ड बाय द एनसीडब्ल्यू। मतलब कि क्या कहते हैं, 2023 में 28,811 कंप्लेंट जो है वो मिली थी महिलाओं के खिलाफ। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। थोड़ा सा नेशनल कमीशन ऑन वुमेन्स के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो एनसीडब्ल्यू है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। और ये इसका जो कंसर्न होता है, खास करके ये किसके बारे में संबंध में काम करती है, खास करके ये सरकार को जो है सलाह देती है, एडवाइस देने का काम करती है, ऐसे ऐसे नीतियां, ऐसे काम जो कि महिलाओं को प्रभावित करते हैं, ऐसी सारी पॉलिसीज जो कि महिलाओं के लिए मैटर करती है, ये सारे एडवाइस कौन देता है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देती है। ठीक है, और ये कब बनी थी? जनवरी 1992 में बनी थी। ठीक है, और ये प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो महिलाओं का अधिकार है, खास करके भारत में, और उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज है, या उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं, उनसे संबंधित जो चिंताएं हैं, उनको उठाना और उस पर काम करवाना, सरकार को प्रभावित करना इस बारे में कि आप इस संबंध में काम करिए। ठीक है, ये पूरा मामला है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का। ठीक है, और ये जो उनके कंपेन, खास करके महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कंपेनिंग होता है, वो डावरी से संबंधित होता है, दहेज से संबंधित कंपेनिंग करती है, राजनीति से, धर्म से, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन जॉब्स, मतलब नौकरियों में बराबर प्रतिनिधित्व हो महिलाओं का भी, और उनका जो श्रम में जो एक्सप्लॉयटेशन होता है खास करके महिलाओं का, उसके बारे में भी कैंपेन करती हैं, दुनिया भर में, जो भारत में पूरे जागरूकता फैलाती हैं। दूसरा, जो एनसीबी है, एनसीडब्ल्यू है, वो रिसीव या इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स फ्रॉम वुमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ऐसी महिलाओं से संबंधित केसेस का भी वो इन्वेस्टिगेट करती है, जो कि महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होता है, उनके खिलाफ जो भेदभाव होता है उससे संबंधित, और हरासमेंट होता है, या उनको दबाया जाता है। ठीक है, खास करके उनके अधिकारों को दबाने का प्रयास किया जाता है। इससे संबंधित जो भी इन्वेस्टिगेशन है, वो भी करने का एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इनको अधिकार है। ठीक है, अब समझिए कि जो क्लाउड्स होते हैं, वो जब बरसने वाले होते हैं तो ग्रे कलर का क्यों अपीयर होते हैं? ये सवाल है सबसे बड़ा। आप ये देख रहे होंगे, ये जो बादल हैं, ये ग्रे कलर के क्यों हो जाते हैं जब ये बरसने वाले होते हो? तो सामान्य स्थिति में तो व्हाइट कलर के होते हैं, आप देखे होंगे, वो जो बादल होते हैं सामान्यतः किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के। लेकिन जो ही रेनिंग होने वाली होती है, आप देखते होंगे इनका कलर कैसा हो जाता है? इनका कलर हो जाता है ग्रे। तो अक्सर ये होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और आइस क्रिस्टल्स, खास करके वाटर ड्रॉपलेट्स का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा सूरज जो है, समझिए ये सूरज है, इनकी रोशनी जब पड़ती है, इनका जो प्रकाश होता है जब बादलों पर पड़ता है, तो जब ड्रॉपलेट्स का आकार कम होता है, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जब छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो इनकी जो रोशनी है वो ड्रॉपलेट्स को, जैसे मान लीजिए ये ड्रॉपलेट है, ये क्या है? ये वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, चलिए इसको व्हाइट कलर कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ये है वाटर ड्रॉपलेट, तो इस पर सूरज का प्रकाश पड़ा, और सूरज का प्रकाश पड़ के इससे रोशनी निकल के, मान लो हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो हमारी आंखों में पड़ेगी, तो हमको क्लाउड कैसा दिखेगा? हमको जो क्लाउड है वो दिखेगा व्हाइट कलर का। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यही ड्रॉपलेट जो है, यही ड्रॉपलेट मान लीजिए इतना बड़ा हो गया, और पूरा इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब सूरज की रोशनी जब इस ड्रॉपलेट पर पड़ेगी तो क्रॉस नहीं होगी, और क्रॉस भी होगी तो बहुत कम क्रॉस होगी। तो जब बहुत कम क्रॉस होगी, जब इसको उस पूरे रोशनी को, पूरे विकिरण को जब ये सोख लेगा, तो जब ये बाहर नहीं निकल पाएगी,
तो हमको ये डार्क दिखेगी। किस कलर की दिखेगी? डार्क। तभी क्या होता है, जब ड्रॉपलेट का आकार बढ़ता चला जाता है, तो जब बारिश होने वाली होती है, रेनिंग होने वाली होती है, तब यही बादल जो है व्हाइट कलर का ना दिख करके हमको ग्रे कलर का दिखता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे समझिए। अब एक बात और समझिए। देख लीजिए कि कैसे बादल बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, और यहाँ पर पानी है, ठीक है, ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड पर पानी है, ठीक है। अब क्या होगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी, इधर से आप देख रहे हैं सन का जो है, सन का जो है हीट पड़ रहा है, उष्मा आ रही है, तो ये गर्म हो रहा है, ग्राउंड क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो अब ग्राउंड के ऊपर जो हवाएं जो चल रही होंगी, ठीक है, हवाएं जो चल रही होंगी, उन हवाओं में होता है क्या, वाटर वेपर। क्या होता है, वाटर वेपर। तो जब ये ग्राउंड गर्म होगा तो इसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म होगी, और जब गर्म होगी हवा तो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। हवा गर्म होगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, और उसी हवा में वाटर वेपर्स भी होते हैं, जलवाष्प, ठीक है। उस हवा में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, और वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाएगा। और आपको पता है कि जब जमीन से आप ऊपर की तरफ बढ़े, या जमीन से ऊपर की तरफ जब वाटर ड्रॉपलेट बढ़ेगी, तो वो कूल हो जाएगी, उसमें क्या होगी, कूलिंग होगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, कूलिंग भी बढ़ेगी, और जब कूलिंग होगा तो क्या होता है, कूलिंग के साथ साथ राइजिंग, कंडेंसिंग, मतलब जो पानी है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, एकदम एक दूसरे के पास पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास पास आएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो ब्लू डॉट्स हैं, वही मॉइस्चर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे जैसे ये कंडेंस होंगे, मॉइस्चर एक दूसरे के एकदम पास आएंगे और ऊपर चले जाएंगे, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, तो ये मॉइस्चर जब एकदम पास में आ जाते हैं, एकदम पास में, तो यही हमको बादल की तरह दिखाई पड़ते हैं। और यही जब मॉइस्चर 100% हो जाते हैं, 100%, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और यही जब 100% हो जाता है तो होने लगती है रेनिंग, जिसको आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये आपका पूरा मामला है। चलिए समझते हैं। डज H5N1 पोज अ थ्रेट फॉर ह्यूमंस? ये जो H5N1 वायरस है, ये जो एवियन फ्लू है, काफी खतरनाक हो गया, पूरी दुनिया भर में बड़ी खतरा बन चुका है, बड़ा खतरा बन चुका है। ये जो है, ये क्या मनुष्यों के लिए खतरा हो गया है? अब अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट, मतलब कुछ जिले हैं, अलप्पुझा डिस्ट्रिक्ट है, कोट्टायम है, और पट्टा, इसको इसका प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत है, पट्टा नाम थिट्टा, जो ये क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट है केरला के, वहां पर क्या है, वहां पर जो वहां की वाटर बॉडीज हैं, वहाँ जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, और वहाँ जो फॉवेल्स हैं, फॉवेल्स का मतलब होता है ऐसे जानवर, ऐसे पक्षी जिनको रखा जाता है किसके लिए, एग के लिए, मतलब अंडों के लिए और मीट के लिए, इन्हीं को हम बोलते हैं फाउल्स। ठीक है, या फाउल्स या फाउल फाउल फाउल्स बोल सकते हैं, फाउल्स। ठीक है, ये क्या है, यही इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं में संक्रमण हुआ, और उसी संक्रमण की वजह से क्या हो जाता है, इसी इन्हीं में फाउल्स में क्या हो रहा है, संक्रमण होता है, उसी से क्या होता है, फ्लू होता है। ठीक है, ये फ्लू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, इंडिकेटेड फॉर्म्स फॉर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम हैव रिपोर्टेड H5N1 आउटब्रेक। मतलब ये जो आपको मैंने बताया कि वाटर बॉडीज हैं, माइग्रेटरी बर्ड है, फाउल एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म्स हैं, वहां पर H5N1 रिपोर्ट किया गया। ठीक है, और ये जो वायरस है वो कैसे फैल रहा है, ये बर्ड से फैलता है, एनिमल से फैलता है, और मानव में फैल जाता है, ह्यूमन में फैल जाता है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, और ऐसे मानवों में फैलता है जो इन पक्षियों के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, फॉर्म्स जो होते हैं, खास करके मुर्गी फार्म जो होता है, मुर्गी फार्म, वहां पे लोग काम करते हैं, उनको होने के चांसेस ज्यादा है। अब इनको क्या चाहिए, अगर एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं होगा इनका, जैसे अच्छे से कपड़ा नहीं पहनेंगे जो प्रोटेक्टेड होता है, तो इनको फैलने के चांसेस हैं, और ये काफी घातक हो सकते हैं। और ये जो हाईली पैथोजेनिक है, बहुत खतरनाक रोग फैलाने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, ये H5N1 स्ट्रेन के साथ फैलता है,
और ये खास करके कैटल को बहुत डिस्टर्ब करता है पूरी दुनिया भर में, या पूरे स्टेट की ही बात करें, केरल स्टेट की बात, तो कैटल को क्या कर रहा है, ये जो है पूरी तरीके से प्रभावित करता है। अमेरिका में भी इसने बड़ा प्रभाव दिखाया है, और पहली बार जो है ऐसा हुआ कि एक केस दर्ज किया गया जिसमें कि इसमें ह्यूमन इन्फेक्शन दिखाया गया, H5N1 से ह्यूमन इन्फेक्शन फैल रहा है, खास करके उनके उनके लिए जो डेयरी फार्म वर्कर्स थे, मतलब डेयरी फार्म में काम करने वाले थे, ठीक है, उनको भी, उनमें भी ये रिपोर्ट दर्ज की गई कि उनको ऐसे रोग हो गए हैं। और दुनिया भर में ऐसे जितने भी फार्म में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए रिस्क बढ़ गया है H5N1 का, ठीक है। इसमें ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया, संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। जैसे कि कई बार तो ऐसा होता है कि कैटल से, पशुओं से जो है वो ये वायरस पहुंच जा रहा है आदमियों में, ह्यूमंस में, ठीक है, ये समझिएगा। और टोटल मामला अगर हो उसको समझने का कोशिश करिए कि H5N1 बर्ड फ्लू जो है वो है क्या। ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि बहुत खतरनाक इन्फेक्शन फैलाता है, बहुत गंभीर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को पैदा करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स कार्ड, खास करके पक्षियों में ये सारे रोग फैलाता है, इसलिए हम इसको एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू बोलते हैं, क्योंकि ये पक्षियों को ज्यादा प्रभावित कर रहा था पहले। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इसके कुछ सब टाइप आ गए हैं, कुछ प्रकार आ गए हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है, सॉरी, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ये सब टाइप है, ठीक है। इसमें दो प्रकारों से हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखकर दो प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। जैसे कि आपने नाम देखा H5N1, तो एच का भी प्रकार है और एन का भी प्रकार है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो 18 अलग अलग प्रकार के हीमाग्लूटाइनिन होता है, ठीक है, 18 अलग अलग प्रकार के हीमाग्लूटाइनिन होते हैं, और 11 अलग अलग प्रकार के जो है न्यूरामिनिडेज होता है। ये क्या है, एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है और ये प्रोटीन है। हीमाग्लूटाइनिन क्या है, ये प्रोटीन है, ठीक है, हीमाग्लूटाइनिन प्रोटीन है, और जो न्यूरोमिनिडेज है ये क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। इन्हीं के अलग अलग सब टाइप्स होते हैं जिनको हम बोलेंगे ऐसे H18 और N1, ठीक है, या N11, ठीक है। तो अभी ये जो H5 है, मतलब कि ये हीमाग्लूटानिन का पांचवा है कैटेगरी, और N1 है, N का पहला कैटेगरी है। टोटल N के 11 कैटेगरी है, लेकिन ये पहला कैटेगरी, इसलिए इसका नाम पड़ गया H5। जैसे एग्जाम्पल के रूप में A H1N1, ठीक है, और A H3N2, ये उनके अलग अलग के प्रकार हैं। तो जो ह्यूमन केस है खास करके H5N1 का, इन्फ्लुएंजा का, ये हमेशा नहीं पाया जाता, ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल से इन्फेक्शन तो होता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन फैलने के बहुत कम चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। और जब लोग इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं तो मोर्टालिटी रेट कितनी हो जाती है, तकरीबन 60%, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 60 लोगों को मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये मामला है। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कहाँ से पैदा हुआ है, इसको, इसके बारे में माना जाता है कि ये चाइना 1996 में गुआंग जोंग से पैदा हुआ है, चाइना के क्षेत्र से पैदा हुआ है, ठीक है। और इसका जो नया वर्जन है H5N1, ये यूरोप में 2020 में फैला, और धीरे धीरे ये अफ्रीका और पूरे एशिया में फैल गया, और 2021 के अंत तक ये नॉर्थ अमेरिका, और 2022 के लास्ट तक ये साउथ अमेरिका में भी फैल गया, और फरवरी 2024 में इस वायरस ने जो है अंटार्कटिका के मेन लैंड पर भी अपना असर दिखा दिया, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे, ये पूरा इंडिया का इलाका है चाइना के, तो 1996 में यहीं से ये इन्फ्लुएंजा जो वायरस है इसका फैलाव होता है, और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया भर में ये फैल जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स जो है इन्फ्लुएंजा वायरस का जो सिम्टम है, खास करके ये सांस लेने में समस्या, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, बुखार, कफ आ जाएगी, शोर होगा, मतलब गले, शोर थ्रोट जिसको आप बोलते हैं, गले में बहुत दिक्कत आएगी, कोई चीज आप अंदर निकल नहीं पाएंगे, न्यूमोनिया हो जाएगा, और ये सारे जो है बहुत खतरनाक हो जाएंगे, ठीक है। जिनका इम्यूनो कंप्रोमाइज, मतलब जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, उनके लिए तो और भी खतरनाक हो जाएगा। अमेरिका में क्या हुआ, कंजंक्टिवाइटिस और पिंक आई वॉज द ओनली सिम्टम दैट वाज रिपोर्टेड
इन वन ऑफ द फार्म वर्कर्स हु वाज इन्फेक्टेड। मतलब कई बार ऐसा देखा गया कि सिर्फ उसकी पिंक आई ही थी और कोई लक्षण उसके अंदर नहीं था, कंजंक्टिवाइटिस इसको बोलते हैं, और कोई लक्षण उसके नहीं था, लेकिन वो उसको भी फ्लू ही हुआ था। ठीक है, कैसे फैलता है आप देख ही रहे हैं, मैंने आपको बताया ही कि जब आप मुर्गी फार्म पे काम करेंगे और बहुत क्लोजली कनेक्ट हो जाएंगे तो आप क्या होते हैं, वायरस को क्या कर देते हैं, टच करते हैं। ठीक है, उससे अपनी आंख टच करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप टच करते हैं जैसे कि आंख, नाक, मुंह, तो इससे आपको जो है वायरस फैलने के चांसेस हो जाते हैं। और एयर ड्रॉपलेट और डस्ट में भी ये वायरस फैलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या किया जा सकता है, नेसेसरी प्रिकॉशंस क्या है इसके संबंध में। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये है कि जो लोग हैं, जो भी काम कर रहे हैं ऐसी जगहों पर, वो अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर से बचें। जब भी वहां जाए तो प्रोटेक्टेड सूट में जाएं, अच्छे से कपड़े पहन कर जाएं। खास करके बर्ड्स के पास जब जा रहे हैं, जो बर्ड्स इन्फेक्टेड हैं या जो भी एनिमल्स इन्फेक्टेड हैं, उनके पास जाने से पहले इनको प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा। और जो कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट है वहां जाने से बचें। ठीक है, और एक भी चीज ये भी ध्यान रखना है कि H5N1 कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट में उनको मॉनिटर करना चाहिए अपने आप को, कि कोई नया जो है सांस से संबंधित तो समस्या नहीं है। ठीक है, और कंजंक्टिवाइटिस पर भी ध्यान देना चाहिए कि 10 दिनों के अंदर ऐसी कोई समस्या तो नहीं दिख रही है, और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस भी लेनी पड़ेगी। ये अच्छा होगा कि ये इंश्योर कर लिया जाए कि पास्चराइड मिल्क जो है पिया जाए, पास्चुरीकृत मिल्क जो है, दूध जो है पिया जाए। और पोल्ट्री मीट जो लोग खाते हैं और अंडे जो है वो भी अच्छे से कुक करके खाए जाए। ठीक है, और फूड बोराइन ट्रांसमिशन ऑफ H5N1, मतलब उससे बचने के लिए हमको अच्छे से उनको कुक करके खाना पड़ेगा। ठीक है, कच्चे अगर खा लिए गलती से भी तो आपको ऐसे रोग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आज का ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।